क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय टू वेलोसिटीज v1 इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड v2 इक्वल्स टू i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको वेक्टर लॉ का यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ हम ये लिखेंगे कि v वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो पहले तो इनका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने का मतलब है इन दोनों को एग्जैक्टली एज इट इज लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। पहला ऐसा लिखा मैंने, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 2i प्लस i ये हो जाएगा 3i प्लस 3i माइनस 2i ये हो जाएगा j कैप और माइनस 5k प्लस 3k ये हो जाएगा माइनस 2k कैप। तो ये हमारे पास आ गया क्या, वेलोसिटी वेक्टर रिजल्टेंट। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो v जो वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √14। तो √14 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेल फॉर अ परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये ई से लिखा जाता है। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2, या फिर आप लोगों ने कई जगह इसको ऐसे भी लिखा देखा होगा, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिख दिया v2 माइनस v1 और अपॉन यहाँ पर क्या लिख दिया u2 माइनस u1। ठीक है, या यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो v1 माइनस v2 अपॉन इसको आपने क्या लिख दिया u2 माइनस u1। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ से इसको सही कर लो, ये वाला ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें पूछा है परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो E है उसकी वैल्यू होती है 1। तो E की जो वैल्यू है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, E की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो E की वैल्यू 1 से और कहाँ तक, 0 के बीच में लाई करती है। तो फॉर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इलास्टिक, उसके लिए E की वैल्यू होती है 1, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन। और एक होती है परफेक्ट इन इलास्टिक, तो एक होती है परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक के केस में E की वैल्यू होती है 0। तो ये भी एक क्वेश्चन है। और E की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक होती है। अब हमें क्या पूछा है, परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक के केस में E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल फोर्स, यदि कोई भी पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स लगा है, द टॉर्क ऑन द पार्टिकल। अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क, इसको या तो T से लिखो और किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, R क्रॉस F, R क्रॉस F। और ये जो F है ये कौन सा होता है, ये होता है सेंट्रल फोर्स। ये कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, ये जो F है ये कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो यदि इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसा लिखा जाएगा, R क्रॉस, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा F और इंटू R कैप। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और मैंने आपको पहले बताया भी है, थ्योरी में अंदर बताया भी है कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स लगता है या पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल फोर्स तो उसका टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होने का मतलब है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इफ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, यहाँ टॉर्क कितना हो गया, 0। तो इफ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, then torque acting on it, torque acting on it
इज जीरो, तो इस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो जीरो होगा। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा, और टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ द डायमीटर। तो डिस्क की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं डिस्क बनाता हूं, ये डिस्क बनाई मैंने, ठीक है, ये बनाई मैंने डिस्क, तो ये डिस्क का सेंटर है, सेंटर। तो इस सेंटर से जो एक्सेस पास हो रहा है, इसके अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, लेट सपोज ये है एक्स, तो आई एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाई टू, किसके लिए, डिस्क के लिए, किसके लिए, डिस्क के लिए। अब इसके डायमीटरल एक्सेस का मतलब क्या हो गया, ये एक तो इसका डायमीटर होगा, है ना, ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक बात। तो और एक ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ये दो इसके डायमीटर होंगे। तो मान लेता हूं मैं, ये है y, मान लेता हूं ऐसा, और ये है z, ये ऐसा मैं मान रहा हूं। तो यहां पर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी कि पोलर एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। यानी कि इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर मैं लिखूं तो आई एक्स एक्स, मैं इसको जेड ही लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको मैं जेड लिख देता हूं और इन दोनों को मैं एक्स एक्स और वाई वाई कर देता हूं। इसको अगर मैं जेड कर देता हूं तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, या ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो यहां से आई जेड जेड किसके बराबर हो गया, आई एक्स एक्स और प्लस आई वाई वाई। तो ये कितना आया है, ये हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू। अब ये दोनों डायमीटर है, डायमीटर दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आई एक्स एक्स, या आप चाहो तो इसको टू आई वाई वाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आई एक्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर, विच इज ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर लगाओ, खत्म करो खेल। इसी तरह से आपसे रिंग का पूछा जा सकता है, तो रिंग का पूछा जाएगा तो उस केस में आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो सबका करने का तरीका सेम रहेगा। अगर आपको इनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर आपको पता है तो फिर आप डायमीटरल एक्सेस के अबाउट इजीली निकाल सकते हो, या टेंजेंट के अबाउट भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डी अपॉन डी टी वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर, ये आई लिखा हुआ है, आई ओमेगा स्क्वायर जीरो इंप्लाइज कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारे पास है डी अपॉन डी टी वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा वन बाई टू आई, ये बनेगा टू ओमेगा, ठीक है, टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये बन जाएगा। और यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू डी आई अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, डी आई ओमेगा अपॉन डी टी, कुछ ऐसा बन जाएगा, और इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आई ओमेगा क्या होता है, जे, और जे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो कोई पार्टिकल है जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, तो उसकी एरियल वेलोसिटी, सबसे पहले एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी होती है डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी जो है इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी जो है डी ए अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आ जाती है, कांस्टेंट के बराबर आती है जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर आती है, जे अपॉन टू एम, जहां जे जो है, जे ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। जे जो है ये क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम।
तो इसको कैपलर्स का सेकंड लॉ भी कहते हैं, तो इसको कैपलर्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपलर्स सेकंड लॉ, कैपलर्स सेकंड लॉ कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है, ठीक है। ऑर्बिट सॉरी अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, है ना। अ सैटेलाइट orbiting around a planet swept equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time, equal interval of time, इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसको केपलर का सेकंड लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, ये बोला गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और जो ये आर है ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये होता है केपलर्स थर्ड लॉ, इसको हम बोलते हैं केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ विच इज ऑप्शन फोर्थ। केपलर का पहला नियम जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो ऑर्बिट है, कोई भी जो प्लेनेट है, वो कोई भी जो सैटेलाइट बोलूंगा मैं, या ऐसा बोल लो कि कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। किस में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। वो पहला नियम होता है किसका? केपलर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत हैं, है ना। तो प्रेजेंट टाइम अर्थ, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। यहां पर बोला है द प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 24 आवर्स एंड इफ द रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज हाफ द न्यू टाइम पीरियड इज। तो यहां पर हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब भी हम सन प्लैनेट की बात करेंगे, सन अर्थ की बात करेंगे या ऑर्बिटिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो वहां सेंट्रल फोर्स लगा होगा, सेंट्रल फोर्स लगा होगा, दैट मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर आपको क्या लगाना है? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है। मतलब क्या होगा? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया? मैंने MVR इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो लगेगा ये रिजिड बॉडी के लिए लगेगा। अर्थ को पूरी एक रिजिड बॉडी मान के जब हम बात करेंगे तो फिर ये आपको लगाना पड़ेगा। जब आप किसी पार्टिकल के लिए बात करोगे, पार्टिकल के लिए आप लगाओगे J इक्वल्स टू MVR। ये किसके लिए? पार्टिकल के लिए, पार्टिकल के लिए। और जब मैं लिखूंगा J इक्वल्स टू I ओमेगा, तो ये किसके लिए? ये रिजिड बॉडी के लिए। तो अर्थ को मैं रिजिड बॉडी मान के काम ही करूंगा, तो ये रिजिड बॉडी के लिए लगेगा। अब आई जो है, अर्थ स्पेरिकल है, अर्थ स्पेयर है, अर्थ जो है, अर्थ इसको हम अगर स्पेयर माने तो स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। तो ये बनेगा 2/5 mr1 स्क्वायर। ओमेगा को आप क्या लिख दोगे? ओमेगा को आप लिख दोगे 2π/T1। सिमिलरली यहाँ पर लिख दोगे आप 2π/mr2 स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख दोगे? 2π/T2। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 2/5m, और ये 2/5m कैंसिल आउट हो गया। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। R1 स्क्वायर यहाँ बचा क्या? R1 स्क्वायर/T1, और यहाँ क्या बचा? R2 स्क्वायर/T2। क्लियर? अब बोला है कि R2 जो है उसको हाफ कर दिया इनिशियल वैल्यू का, तो ये बनेगा R1 स्क्वायर/T1, और ये बन जाएगा R1 स्क्वायर/4, और ये T2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू हो गया T1/4। अब T1 जो है वो 24 आवर्स है, तो ये 24/4 ये कितना हो गया? 6 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आवर्स। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर, तो सही आंसर कितना आएगा? 6 आवर्स आएगा। 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग सच दैट एट टाइम t इट्स पोजीशन इन मीटर इज गिवन बाय। अब देखो हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम J, एंगुलर मोमेंटम J निकालना है हमें। तो J जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा R क्रॉस P, है ना। किसके बराबर होगा? R क्रॉस P।
अब R क्रॉस P, यहाँ पर P को मैंने लिख दिया MV, तो ये हो गया MV। तो V कैसे निकालूं? dr अपॉन dt कर लूँ मैं। तो V कैसे निकालूं? V के लिए हम क्या कर लें, dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 10t। अब टाइम आपको कितना दिया है, 2 सेकेंड्स, तो V एट 2 सेकेंड्स, तो 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, 10 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15, -15 ये आएगा ना, एक मिनट, ये 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ से 10 नहीं आएगा, 4t। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 2 2 ज़ा 4t, तो यहाँ पर 4 और टाइम कितना है 2 है, तो ये आएगा -3। तो v कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, और r की वैल्यू 2 सेकेंड्स पर, तो r 2 सेकेंड्स पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 और -2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस ये हो जाएगा 8, तो ये बनेगा 2। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो आप, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा 2, और ये जो वैल्यू है कितनी, m की वैल्यू कितनी है 2 और v की वैल्यू कितनी है -3, ये सारी वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा -12, तो आंसर कितना आ जाएगा -12, विच इज ऑप्शन